हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है। यहाँ पर हम फाउंडेशन कोर्स में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने मोशन शुरू किया हुआ है चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सब पढ़ चुके हैं। पिछला हमारा लेक्चर ग्राफ्स के ऊपर गया था। आज का हमारा ये लेक्चर भी ग्राफ्स के आसपास ही रहेगा। एक बार जो हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज जो पढ़ा था उसे रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ रखा है। हम लोगों ने ग्राफ्स में क्या क्या पढ़ रखा है। तो हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो एट कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस केस में ये ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ ओरिजिन से भी पास कर सकता है और नहीं भी। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तो क्या होगा। इन दैट केस ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कर्व आएगा। एंड इसमें भी जो अलग अलग पॉइंट्स पे स्लोप अलग अलग होगी, और किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट करोगे दैट स्लोप विल गिव अस वेलोसिटी, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी पढ़ा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, velocity of the object is constant, then graph will be straight line parallel to time axis. Then graph will be straight line parallel to time axis. और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। वीटी ग्राफ की स्लोप ऑफ VT graph gives acceleration. Area under VT graph gives displacement. Area under VT graph gives displacement. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मोटे मोटे से तौर पे हम लोगों ने समराइज कर लिए हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज की शुरुआत आपकी NCERT की एक्टिविटी 7.10 से करेंगे, विच इज रिटन ऑन पेज नंबर 81, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है। फिरोज एंड हिज सिस्टर Sania go to school on their bicycles. Both of them starts at the same time from their home, but they take different times to reach the school, although they follow the same route. Plot the distance time graph of their motion on the same scale and interpret. लो जी, एक ही ग्राफ बनाना है, एक ही स्केल बनानी है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम रखेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया उसे रखेंगे, और देखते हैं कि ये ग्राफ कैसा आता है। टाइम 8 से लेके 8:25 तक का है, तो ये शुरुआत 8 o'clock से लिख लेते हैं, और इंटरवल 5-5 मिनट के हैं। 5, 10, 15, 20, 25। तो अप्रोक्सीमेशन में मैं इक्वल इंटरवल्स ले लूंगा। 8:10 AM, 8:15 AM, राइट। नहीं 8:05 तो मिस हो गया भाई। 8:05 तो यहाँ पर मिस हो गया, तो इसे इरेज करके दोबारा से लिखेंगे। 8:05 तो हमारा रह ही गया था। 8:05, 8:10, 8:15, 8:20 एंड 8:25 AM, ठीक है। सब में AM तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, 0 से लेके 3.6
किलोमीटर तक का यहाँ पर डिस्टेंस है। तो हमें इंटरवल्स को स्मार्टली डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 3.6 तक है, तो मैं मोटे से तौर पे इसे कितने इंटरवल्स में, 8 इंटरवल्स में डिवाइड कर लेता हूँ। 0.5 किलोमीटर का एक इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रफली हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट तो मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। परफेक्ट। इसके बाद ये लिख लेते हैं टाइम, यहाँ पर 0 या सॉरी टाइम नहीं, डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, उसके बाद 1.5 किलोमीटर, देन वी गो फॉर 2.0 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। आधे आधे किलोमीटर का एक एक इंटरवल हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ पर ये 3.5 किलोमीटर हो जाएगा एंड सबसे ऊपर ये हमारे पास 4 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए भैया फिरोज साहब की बात करते हैं। 8 बजे फिरोज साहब 0 किलोमीटर था, कोई दिक्कत नहीं है, तो फर्स्ट 0.0 किलोमीटर यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर ही मार्क हो जाएगा। 8.05 पे 1 किलोमीटर कवर कर लिया, 8.05 पे 1 किलोमीटर कवर कर लिया, ये पॉइंट आपका आ गया। उसके बाद 8.10 पे 1.9, 8.10 पे ये लाइन गई, 1.9 थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद 8.15 पे 2.8, 2.8 इससे थोड़ा नीचे आ गया, 8.15 से यहाँ चले गए, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। इसके बाद 8.20 पे 3.6, 3.5 से थोड़ा सा ऊपर, और 8.20 पे यहाँ पे। तो भाई साहब जो फिरोज साहब है अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स मेरा ग्राफ परफेक्ट तो नहीं बन पाएगा, दिस इज अ गुड आइडिया। उसके बाद सानिया मैडम की बात करते हैं। सानिया मैडम 0,0, इसके ग्राफ को समझने के लिए हम लोग कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 0,0। 8.05 पे 0.8 किलोमीटर। भाई साहब सानिया मैडम थोड़ा धीरे चल रही हैं, तो 8.05 पे ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 8.10 पे 1.6, 8.10 पे 1.6, सानिया मैडम अभी भी पीछे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8.15 पे 2.3, 8.15 पे 2.3, ये रहा पॉइंट, परफेक्ट। 8.20 पे 3, 8.20 पे 3, ये रहा, एंड 8.25 के ऊपर 3.6, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही डामाडोल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा बेटा। तो अब ये ग्राफ कुछ हमारा इस तरह से आएगा। दिस इज फॉर सानिया मैडम, ठीक है। फिरोज और सानिया, फिरोज और उसकी बहन सानिया के लिए हम लोगों ने 2 ग्राफ प्लॉट कर लिए हैं। कौन कौन से 2 ग्राफ? दोनों ही ग्राफ कौन से हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ्स को देख के हम कुछ मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ 1, ग्राफ 2, किस ग्राफ की स्लोप आपको ज्यादा लग रही है? क्लियरली ये जो व्हाइट कलर वाला ग्राफ है, फिरोज भाई साहब वाला जो ग्राफ है, इसकी स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा का कैसे पता चलता है भाई साहब? भी ढलान ज्यादा है। ढलान को देखने में कैसे पता चलेगा? जिसके ऊपर चढ़ाई करनी मुश्किल हो जाएगी। देसी जुगाड़ है। आप सोचो आपको इसके ऊपर चढ़ाई करनी है और इस ग्राफ के ऊपर चढ़ाई करनी है, जिसके ऊपर चढ़ाई करनी मुश्किल होगी उसकी स्लोप ज्यादा होगी। थोड़ा सा और बेहतर बोलें तो जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बनाएगा उस ग्राफ की स्लोप भी ज्यादा होगी। मैंने ये नहीं कहा कि एंगल स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, बट ये बात पक्की है कि अगर एंगल मेड विद एक्स एक्सिस ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगी, राइट। तो क्लियर है कि फिरोज भाई साहब की क्या ज्यादा है? स्लोप, ग्राफ की स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब उनकी स्पीड भी ज्यादा रही होगी। तो सानिया की स्पीड कंपैरिजन में कम है। वैसे भी अगर हम यहाँ से डायग्राम के अलावा इस डाटा से भी देखें तो भाई दोनों चले तो सेम टाइम पे थे, ठीक है। 8 AM पे 0 डिस्टेंस कवर किया था। जो फिरोज है उसने 8:20 पे ही 3.6 किलोमीटर कवर कर लिया,
जबकि सानिया को 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे 8:25 पे जाके उसने 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब जो इंटरप्रिटेशन हमारे ग्राफ से आ रही है वही इंटरप्रिटेशन इस डाटा से भी हम समझ पा रहे हैं, राइट? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यही था, प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। इस इंटरप्रेट का मतलब है इसका मीनिंग निकालो। इसका मीनिंग साफ समझ में आ रहा है भाई क्या हो रहा है? अच्छा, क्या आप लोग जब इस ग्राफ को स्केल पे ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ आपका परफेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला, मुझे इसकी कतई उम्मीद नहीं है। जब मैंने भी ये ग्राफ प्लॉट किया, हालांकि ये फ्री हैंड डायग्राम है, पर देखो ये ग्राफ कोशिश करते हुए भी ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। यानी कि पक्की सी बात है, फिरोज भाई साहब ने यूनिफॉर्म मोशन में अपना जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं किया है। उनकी स्पीड वेरिएबल रही है, कहीं ना कहीं उनकी स्पीड बढ़ी या कम हुई है। इसको हम ग्राफ से भी समझ पा रहे हैं और एक बार इसको डाटा से भी इंटरप्रेट करते हैं। देखो, पहले 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, अगले 5 मिनट में 0.9 किलोमीटर कवर किए, अगले 5 मिनट में 0.9 किलोमीटर कवर किए और आखिरी 5 मिनट में भाई साहब इसने 0.8 किलोमीटर कवर किए हैं। यानी कि इसकी जो स्पीड कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह लो वो वेरिएबल रही है, तभी हमारा ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो फिर स्ट्रेट लाइन तो नहीं आया। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर भी ग्राफ में कुछ ना कुछ बेंड करना पड़ रहा है। सो आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि इस केस में भी, सानिया के केस में भी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। इसे चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ से, देखो ग्राफ को मुझे यहाँ से सीधा ले जाते हुए, अरे भाई साहब कहाँ गया, यहाँ से जाते हुए ग्राफ को ऐसे बेंड सा करना पड़ रहा है, तो ग्राफ डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो सानिया का मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से इंटरप्रिटेशन चेक करते हैं। पहले 5 मिनट में 0.8, अगले 5 मिनट में 0.8, बट अगले 5 मिनट में 0.7, अगले 5 मिनट में 0.7 और आखिरी के 5 मिनट में 0.6 किलोमीटर कवर हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग टाइम इंटरवल्स में अलग अलग डिस्टेंस सानिया ने कवर किया है। इट मींस दैट सानिया का मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे दो इंटरप्रिटेशन समझ में आ रही हैं। पहले, दोनों भाई बहनों का मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो ओवरऑल स्पीड ऑफ फिरोज इज मोर देन दैट ऑफ सानिया। राइट बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 81 के ऊपर, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैसे तो ये बात हमारी बहुत डिटेल में हो चुकी है, बट फिर भी एक एक क्वेश्चन करने का वादा है आप लोगों के साथ। एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम, वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास डिस्टेंस है, और पूछा गया है यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा आएगा। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन यहाँ से होगा, परफेक्ट है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप कहोगे स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ठीक है। और इस ग्राफ की स्लोप, हमें एंगल तो खैर हमें नहीं सोचना है, बट इस ग्राफ की स्लोप हमें क्या देगी? स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव अस स्पीड। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव अस स्पीड। परफेक्ट। अगला क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, स्पीड कांस्टेंट ना हो, तो ग्राफ क्या होगा? कर्व्ड ग्राफ होगा। इन जनरल ये कर्व ऐसे भी हो सकती है, ये कर्व ऐसे भी हो सकती है, ये कर्व ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, बट ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन। ये बात पक्की है। तो आंसर होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व की फॉर्म में आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। Next, NCERT text question, page number 81. What can you say about motion of an object whose distance time graph is straight line
पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इधर है आपके पास टाइम एक्सिस, इधर है आपके पास डिस्टेंस, और आप लोग क्या कमेंट कर सकते हो फॉर अ ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इस ग्राफ के लिए आप लोग क्या कमेंट कर सकते हो? भाई डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, पार्टिकल यहाँ पे वहीं पे पड़ा रह गया, यानी कि हम कह सकते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल इज एट रेस्ट। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, it represents that object is at rest. Next, what can you say about motion of an object whose speed time graph is a straight line parallel to time axis? इधर है time axis, इधर है speed. देखो पिछला था distance time, अब है speed time. Speed time graph is a straight line parallel to टाइम एक्सिस। भाई स्पीड मान लो समझाने के लिए है 10 मीटर पर सेकंड है, मान लो स्पीड इसकी चेंज होती रही, सॉरी टाइम चेंज होता रहा बट स्पीड तो वही रही, ठीक है ना, लिखा ही है। कौन किसके बारे में लिखा है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो स्पीड तो हर पॉइंट के ऊपर सेम है। अगर स्पीड सेम है तो कंक्लूजन क्या है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ना वो इंक्रीज कर रही है ना वो डिक्रीज कर रही है। राइट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, once again NCERT index question, page number 81. What is a quantity which is measured by the area occupied below velocity time graph? velocity time graph आपने लिया, x axis के along time, y axis के along आपने ली velocity, y axis के along आपने ली velocity। velocity time graph हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? बच्चों इसके साथ रिलेटेड तो डेरिवेशंस भी हम लोग करते हैं, राइट? तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं। पहला स्लोप, स्लोप हमें क्या देती है? स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चों? मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया फ्रॉम ए टू बी, एंड इस दौरान ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में अपनी कहां तक पहुंचा रही वेलोसिटी v। जो ए पॉइंट है यहाँ पे टाइम जीरो है। जब टाइम जीरो हो उस समय जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मींस यहाँ पे बच्चों मेरे पास क्या बना हुआ है? एक वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ कब होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, यानी कि मोशन कौन सा है? मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भाई साहब हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इस ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय टाइम एक्सिस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनक्लोज्ड by time axis, enclosed by time axis. This graph gives, this area gives displacement. Area under graph gives displacement. यानी कि जब भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो इस एरिया से आपके पास ये आएगा कि ऑब्जेक्ट ने इस टाइम टी में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। देखो कैसे, एक बार फिर से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी जब टाइम जीरो था। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और टी टाइम में ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी v गेन कर ली है। तो इस ग्राफ से हमें ये चीजें मिल रही हैं u, a, v, 0 एंड t। बट इस दौरान इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये इंफॉर्मेशन कहां से आएगी? ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ गया, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। इस ऐसा क्वेश्चन जिसमें शायद डाटा या इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ कमी है, मैंने पहले से लिख रखा है, तो हो सकता है हमें खुद से मैनिपुलेट करना पड़े। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट
52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो शायद हो सकता है कि मेरे टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं कि इस तरह की सिचुएशन में आपके पास ग्राफ कैसा होना चाहिए था। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। द ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग स्पीड ले लेते हैं, राइट। टाइम के यूनिट्स हम आवर्स रख लेते हैं और स्पीड के यूनिट्स हम लोग रख सकते हैं एज पर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या दिया होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है अ ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। तो पहले जो गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, 52 किलोमीटर पर आवर, दिस वाज द स्पीड, ठीक है। उसने ब्रेक्स अप्लाई की, ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई की। ब्रेक, ये ग्राफ थोड़ा सीधा नहीं बना यार, दोबारा से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ऊपर को जा रहा है। तो ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई की, पहले ग्राफ था कुछ इस तरह से, यानी कि जो कार थी दैट वाज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, या डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है तो आप कह सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ब्रेक्स अप्लाई की, गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी, गाड़ी की स्पीड कम होते होते 0 हो जाएगी। ये ओ पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। मान लेते हैं यहाँ पर टाइम बेटा t1 है, यहाँ पे मान लीजिए टाइम t2 है। समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि, समझाने के लिए डाटा, बेटा डाटा मेरे पास नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये 0.1 आर है, ठीक है। 0.1 आर का मतलब हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी कि 6 मिनट। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 0.1 आर तक, 0 से 0.1 आर तक जो कार थी दैट वाज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। फिर ब्रेक अप्लाई की गई, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर टाइम हो गया 0.2 आर, यानी कि यहाँ पर टाइम अगर मैं मिनट में लिखूंगा तो ये 12 मिनट हो जाएगा, राइट बच्चों। तो बी से सी तक ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है और 6 मिनट लगे हैं बच्चों, 12 मिनट मत सोच लेना। ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल मेरे पास 6 मिनट का आएगा, ठीक है। ये टोटल टाइम यहाँ से शुरू से लेके सी पॉइंट तक का टोटल टाइम 12 मिनट आएगा। तो 6 मिनट 0 से ये डी पॉइंट तक का था, 6 मिनट ये था, 0 से डी पॉइंट तक का था। तो डी से सी तक उसने धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया है। मेरी एग्जांपल में 6 मिनट्स उसने ब्रेक अप्लाई करने में लगा दिए और अल्टीमेटली उसका जो व्हीकल है, जो कार है, दैट कम्स टू रेस्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज the brakes, shade the area on the graph that, which is part of the graph represent uniform motion of the car। तो कौन सा एरिया है, कौन सा हिस्सा है जो कार के यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा हिस्सा है जो कार के यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, सो दिस एरिया रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। During this time, speed of car remains constant. Next, अगले दो क्वेश्चन भैया एकदम धांसू हैं, ठीक है, जरा मजेदार क्वेश्चन भी कह सकते हो। आपको ग्राफ पेपर के साथ ही इनको सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी में इन ग्राफ्स को बड़ा छोटा सा बना रखा है, इसमें ये यूनिट्स हैं, इनको काउंट करने में चैलेंज आता है। इसलिए मैंने अगली स्लाइड में बोला था कि थोड़ा बड़ा करके बना दें, तो देखते हैं कि उसने बनाया है भी है या नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ए बी एंड सी, 3 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग एट द फास्टेस्ट। कौन सबसे तेजी से चल रहा है, क्या आप ग्राफ से देख सकते हो कौन सबसे तेजी से चल रहा है। भाई सिंपल सी बात है, जिस ग्राफ के लिए हमने अभी बात की थी, जिस ग्राफ के लिए
एक्स एक्सिस के साथ एंगल सबसे ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं कि उसकी स्लोप ज्यादा होगी। उस स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, तो वो ज्यादा तेजी से चल रहा होगा। तो अंदाजा लगाने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं स्लोप के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये पहला एंगल थीटा 1, ये दूसरा एंगल थीटा 2 और ये अगला एंगल थीटा 3। इन तीनों एंगल्स को देख के आप लोग गेस करने की कोशिश करिए कि किसके लिए एंगल ज्यादा है। अगर एंगल से आइडिया नहीं लग रहा, आप देखिए 3 लाइनों में से किस लाइन के ऊपर चढ़ना, चढ़ाई करना आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगा। राइट, कैन यू डू सो? चलिए ऐसा करते हैं, चढ़ाई वाला मेथड लगा के देखते हैं, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया रहेगा इस केस में। लेट्स हैव अ गुड आइडिया। मुझे जो लग रहा है कि सबसे ज्यादा मुश्किल बी पार्ट में होने वाला है। राइट, देखिए जरा ध्यान से, बी पार्ट की स्लोप सबसे ज्यादा लग रही है, बी पार्ट पे चढ़ाई करनी सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। ठीक है, कंपैरिजन करके देखिए आप लोग, बी में सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगा तो बी की स्लोप सबसे ज्यादा होगी। ए की उससे कम है और सी की स्लोप सबसे कम है, सी पे चढ़ाई करना सबसे आसान होगा। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जस्ट बाय विजुअलाइजिंग ग्राफ, दिस इज द ग्रेस ऑफ ग्राफ्स। इसलिए हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल डाटा हमें यूज करना नहीं पड़ रहा। हमने एक्चुअली ये देखा ही नहीं कि स्लोप कितनी होगी, हमने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फार्मूला अप्लाई किया ही नहीं। हमने जस्ट क्या किया बच्चों, हमने सिर्फ ग्राफ को देखा, ग्राफ से अंदाजा लगाया, समझने की कोशिश की कि किसकी स्लोप ज्यादा होगी। जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसके लिए स्पीड भी ज्यादा होगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कौन सबसे तेजी से मूव कर रहा है, और हमारा आंसर यहाँ पे बड़ा क्लियर है। ये वाली लाइन की स्लोप सबसे ज्यादा लग रही है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो बी ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। और ये कौन सा है भाई, ये तो पॉइंट्स बड़े पास पास लगा रखे हैं, ये वाला, ये ऊपर वाला, अरे भाई साहब ये एक मिनट, ये दोबारा से मार्क करते हैं, ये वाला, ये यहाँ से ये वाली लाइन इधर गई। तो अगर ये सी वाला पार्ट है तो सी की स्लोप से कम होगी। ठीक है, थोड़ा बेहतर करिए। एक्चुअली ए एंड सी आर वेरी क्लोज, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, तो ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार इसको इरेज करके दोबारा से हाईलाइट करने वाला हूं बच्चों, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। राइट, तो चलिए ये सी वाला ग्राफ कौन सा है, मैं ओ से शुरू करता हूं, इस लाइन को आगे खींचता हूं। ये हो गया ग्राफ बी वाला, बी की स्लोप सबसे ज्यादा हो गई। यहां से चलते हैं, अरे भाई साहब यहां से चलते हैं, ये ग्राफ ऐसा आ गया, तो ये मैं सी वाला ग्राफ एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, सी वाला ग्राफ एज्यूम कर लेता हूं, तो सी की स्लोप उप से कम है और ए की स्लोप सबसे कम है। ठीक है, वी सी इज ग्रेटर देन वी ए। ठीक है, शायद मैं पहले उल्टा बोल गया था, यहाँ पे जब ग्राफ क्रॉस करे हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन आ रही थी। राइट बच्चों, अरे इतनी जोर से आवाज क्यों कर रहे हो यार, बंद करो इसे। हाँ जी, डन। चलिए वापस आते हैं डिस्कशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेवलिंग, ये हो गया पार्ट। आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रूट, क्या कोई ऐसा पल आया जिसमें तीनों पार्टिकल्स एक ही टाइम पे एक ही जगह पर थे? ऐसा कभी नहीं आया। जब पार्टिकल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, सेम पॉइंट पे आएंगे, तो आपको ऐसे क्रॉस वाले पॉइंट्स मिलेंगे। देखो इस पॉइंट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे आप लोग देख पा रहे हो कि जो डिस्टेंस है वो बी एंड सी का सेम होगा, बी और सी के लिए ये डिस्टेंस सेम होगा। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस, ये लाइन कौन सी है, ये वाली ए है, एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा कर रही है, ये बी और ये सी वाली है ना। यहाँ पर ए एंड बी सेम पॉइंट पे है, यहाँ पर ए एंड बी सेम पे है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखूं तो सी एंड ए भी सेम पॉइंट पे है, यानी कि पहले कौन है यहाँ पे, ए एंड सी, नहीं नहीं नहीं, ये है, बड़ा कंफ्यूजन है, ये बी है और ये सी है। बी एंड सी एक पॉइंट पे,
यहाँ पर ए एंड बी एक पॉइंट पे, यहाँ पर सी एंड ए एक पॉइंट पे। ये कि तीनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं मिलते। ए बी से मिलता है, बी सी से मिलता है, सी बी से मिलता है, सब मिलते हैं, पर तीनों एक साथ कहीं पे भी पूरे मोशन के दौरान एक दूसरे को नहीं मिलते। तो बी पार्ट क्वेश्चन था, आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड? आंसर इज नो, कभी भी तीनों एक साथ एक जगह पर नहीं थे। राइट? थर्ड पार्ट है इसका, इसको एक बार इरेज करते हैं सब कुछ। अगला पार्ट है भाई, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास्ड ए? जब बी ने ए को पास किया, ये रहा हमारा बी वाला ग्राफ, ये रहा हमारा ए वाला ग्राफ। जब बी ने ए को पास किया तब सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था? सी का ग्राफ कौन सा है? क्या यही था ग्राफ सी का? चेक करो भैया दोबारा से, यही सी का ग्राफ है। तो जब क्वेश्चन ध्यान से समझना बच्चों, जब बी और ए ने एक दूसरे को पास किया, ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, उस दौरान तक सी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था? तो ये येलो वाली लाइन सी की है, तो सी यहां पे होगा। टाइम सेम रखना बेटा, ये टाइम सेम रखना है। उसने पूछा उस टाइम पे सी कहां पे होगा। ये कहानी किसकी है? सी की है, सी यहां पे होगा। ठीक है, सी ने अपना मोशन यहां से शुरू किया था, सी स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम हियर एंड अब ये यहां पहुंच गया है। तो अब ये दोनों पॉइंट्स एग्जैक्टली किसी लाइन को काट नहीं रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा आंसर अप्रोक्सीमेशन में ही लिखेंगे। थोड़ी सी एनसीईआरटी की यहाँ पे कह लो कि डाटा कम देने वाली आदत है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। राइट? तो यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लीजिए कि सी कितना ट्रेवल किया जब बी ने ए को, बी पासिस ए, बी ने ए को पास किया। तो बेटा इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, अरे भाई साहब, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया। ठीक है, और इधर सी ने शुरू कहां से किया था? यहां से। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, तो सी ने एक्चुअली इतना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस सी ने कवर किया है। मैं अब यहां से देखूंगा कि एक यूनिट, ये एक यूनिट कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से बच्चे, शुद्ध हमारे ग्राफ्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। तो काउंट करेंगे कितने इंटरवल से 0 और 4 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 0 से 4 के बीच में 7 इंटरवल्स हमारे पास आ रहे हैं। सो आई विल राइट डाउन 7 यूनिट्स, ठीक है, ऑन ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये स्केल है ऑन वाई एक्सिस। दिस इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। इसका मतलब एक यूनिट बच्चों मेरे पास कितना हो जाएगा? 4/7 किलोमीटर। राइट? ग्रेट। अब ये कौन से यूनिट पे है? 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 पे है। ठीक है, तो 4 यूनिट्स का मतलब हमारे पास 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 16/7 किलोमीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 16/7 किलोमीटर, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू इनिशियल पोजीशन। तो ये 16/7 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, ये लगभग मैं 8 मान रहा हूँ। देखो बच्चों, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन है और टेक्निकली सही भी है। कैसे? यहां से जितना ये ग्राफ नीचे था उतना की ग्राफ यहां से भी नीचे है, तो इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पहले ही कहा कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ग्राफ में एग्जैक्ट पॉइंट मेंशन किया होता तो हमारे लिए कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा तो अप्रोक्सीमेशन में जाना ही पड़ेगा। राइट? तो यहाँ पर ये मैं मान लेता हूँ 8 किलोमीटर। अरे भाई साहब, दिस इज 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर इधर से हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया 16/7 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, जो डिस्टेंस इस दौरान ट्रेवल हुआ, वो कितना आएगा? वो डिस्टेंस आपके पास आएगा 8 किलोमीटर माइनस 16/7 किलोमीटर। ये हो गया 40 किलोमीटर। एलसीएम लेके 40
बाय 7 किलोमीटर, 40 बाय 7 किलोमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में यूनिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दो है, एक अगला भी आने वाला है। तो इस बार एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमें तीन ग्राफ दे रखे हैं, तीन बंदों के लिए ABC डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम दे रखा है इन आवर्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस दे रखा है इन किलोमीटर। अब उसके बाद पूछा गया है कि क्या ABC कभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कभी रोड पे एक साथ मिलते हैं? जवाब है नहीं। कभी AB मिलेगा, कभी BC मिलेगा, कभी CA मिलेगा। ये तीनों कब एक साथ मिलते, मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। अगर इनके ग्राफ कुछ ऐसे होते, ठीक है, कुछ अरे अंडू अंडू, अरे भाई साहब तेजी में मैं भावनाओं में बह गया। अगर ये कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये अब सीधी लाइन ही बनी, बिल्कुल उस पॉइंट से पास करनी चाहिए। ठीक है, तीनों पॉइंट्स 1 2 और 3 ऐसे। अगर कुछ ग्राफ इस तरह का, अगर ग्राफ कुछ इस तरह का होता, ठीक है, तो तीनों यार ये ना परफेक्ट नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ टेक्निकली एरर रह रही है। तो मैं चाहता हूं कि परफेक्ट ही बने ऐसे। तो अगर कुछ इस तरह का ग्राफ होता, ठीक है, तीनों पार्टिकल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक होता, तो हम कहते हैं कि भैया तीनों पार्टिकल्स कभी ना कभी रोड पे एक टाइम पे मिले थे। क्वेश्चन में आगे पूछा गया है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया जब बी और ए का आपस में मिलाप हुआ। बी और ए आपस में यहाँ पे मिलते हैं, उस दौरान सी ने यहाँ तक अपना मोशन पहुंचा है, बट सी ने अपनी जर्नी शुरू ही, ये सी ने अपनी जर्नी शुरू ही यहाँ से की थी। तो हमें ये गैप देखना था, और इस गैप को देखने के लिए अब हमने अपने किस नॉलेज को अप्लाई किया, हमने अपनी ग्राफ्स की नॉलेज को अप्लाई किया। हमने एक यूनिट इस गैप के बीच की कैलकुलेशन की, यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। जो ग्राफ का मेथड आप लोग बचपन से 8th 9th 10th 8th से पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, वो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम सी इट पासिस सी। जब बी और सी आपस में मिलते हैं, बी एंड सी, ये रहा बी, ये रहा सी, यहाँ पे ये आपस में मिले। जब ये आपस में मिले तब तक बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था? तो बी का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी यहाँ तक पहुंच गया था। बी ने अपनी कहानी 0 से ही शुरू की थी, तो बी का आपको ये वाला सेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, वंस अगेन बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली लाइन पे नहीं है, लाइन से थोड़ा सा नीचे है, तो हमें थोड़ी सी यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन में जाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ तक 4 किलोमीटर तो हो चुके हैं, उसके बाद कितने यूनिट्स ऊपर आ गए? 1 2, इसे हाफ मान लेता हूँ, 2.5 यूनिट्स ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, एक यूनिट बराबर होता है 4/7 किलोमीटर के, तो टोटल डिस्टेंस आएगा 4 प्लस 2.5 यूनिट्स, और एक यूनिट किसके बराबर है? 4/7 किलोमीटर के। तो आप इसे लिख सकते हो 4 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4/7, ये कट गया 2, ये मेरे पास आ गया 4 प्लस 10/7 28 38/7 किलोमीटर, ये मेरे पास आंसर आ गया। ऑफ कोर्स बच्चों, ये हमारे आंसर थोड़े से अप्रोक्सीमेशन में ही रहेंगे, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली इन लाइंस के ऊपर नहीं आ रहे हैं, इन लाइंस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहे हैं। राइट, चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है हमारे पास, पढ़िए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 86। क्वेश्चन क्या है? द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज शोन इन फिगर। बढ़िया, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, बहुत शानदार काम किया गया है। आगे क्या कहा गया है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो पहले 4 सेकेंड में यहाँ पर आ गया, ठीक है, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में कहूँ तो
मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर ग्राफ। देखो उसने क्या पूछा है, कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये देखो, हाउ फार डज द कार ट्रेवल, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब मैंने कहा थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन पता क्यों बेटा, ग्राफ के अंदर एरिया निकालना है तो कर्व ग्राफ है, उसमें कभी भी परफेक्ट आंसर नहीं आता, बट वी विल गो विद वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। जो बुक्स में दिया हुआ है उससे कहीं बेहतर करेंगे। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन का आंसर भी एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, तो हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो एरिया है, एरिया ऑन अंडर speed time graph gives distance covered. Speed time graph gives distance covered by object. This gives distance covered by object, right? अब मुझे एरिया निकालना है। ना तो ये ट्रायंगल है, ना ये ट्रेपेजियम है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, जिनके एरियाज आप लोगों को आते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए यहाँ पर चैलेंज है, तो नई चीज सीखने को मिलने वाली है, बी रेडी फॉर दैट। लीजिए, अब हम लोग यहाँ पर पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर यूनिट्स आते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ काउंट करोगे, थोड़ा सा कलर डार्क करता हूं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। मैं साथ काउंट करिए, जो पूरे यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अरे 29 के बाद 30 आएगा, 31 32 33 34 35 6 7 8 9 के बाद 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 लो जी 57 तक तो पूरे यूनिट्स आ गए, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के मैं कर सकता हूँ 58, इन दोनों को मिला के कर सकता हूँ 59, इन दोनों को मिला के कर सकता हूँ 60, इन दोनों को मिला के कर सकता हूँ 61, ठीक है। और ये मान लीजिए एक ये छोटा सा, और इसे मिला लीजिए, ये छोड़ दीजिए 61 और ये मिला लीजिए 62, तो लगभग 62 यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया मेरे पास आ रहा है हमारे इस ग्राफ के हिसाब से, दिस कम्स आउट 62 यूनिट्स। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से, यहाँ पर टाइम के अलोंग तो देखिए एक यूनिट कितना बनता है, टाइम के अलोंग, टाइम एक्सिस के अलोंग एक यूनिट, ये 2 है, गैप गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि 2/5 ऑन एक्स एक्सिस 0.4 सेकेंड इज इक्वल टू 1 यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के अलोंग, राइट। अब वाई एक्सिस यानी कि स्पीड एक्सिस के अलोंग देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ये देखो 0 से लेकर 2 तक 3 इंटरवल्स हैं, ठीक है, यानी कि 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग, ध्यान से बच्चों, एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस एक यूनिट कितना है 2/5 सेकेंड, एंड वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट कितना है, वो है मेरे पास 2/3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 यूनिट बाय 1 यूनिट, ये हो गया 4/15 मीटर। यानी कि इस एक यूनिट का एरिया जो है, एक यूनिट का जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया गिव्स मी 4/15 मीटर। और मैंने ये कितने यूनिट्स कैलकुलेट किए हैं, 62 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मीटर, राइट बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 8 24/15 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार कम से कम आपको घर पे करके देखना पड़ेगा, तब कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, शेयर द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड।
उसने कहा वो एरिया शेड करिए जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस दौरान जो डिस्टेंस कवर हुआ उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। लो बच्चों, हमने तो वो एरिया पहले से ही डिस्कस कर रखा है। ये वाला जो एरिया है यही तो एरिया शेड करना है बेटा। यही एरिया जो है 0 से लेके 4 सेकंड तक का एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यही एरिया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ग्राफ का कौन सा हिस्सा ये बता रहा है कि अब कार कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट के बाद, आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के बाद अब ग्राफ क्या हो गया है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब कार की स्पीड ने बढ़ना या कम होना बंद कर दिया है। यानी कि ग्राफ का ये वाला हिस्सा, अरे भाई साहब, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है, आप अप्रोक्सीमेटली 6 से चल सकते हैं। आप कह सकते हो 6 सेकंड्स ऑनवर्ड जो ग्राफ का पार्ट है, दैट रिप्रेजेंट कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। राइट बच्चों? लो बच्चों, इसी के साथ हमारे इस डिस्कशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये यहीं पे खत्म होता है। अगले टॉपिक के लिए, अगली डिस्कशन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।